2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। राहुल गांधी पर दागे सवाल, वैक्सीन लेने की मांगी जानकारी। बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। बाबूलाल मरांडी से पूछा सवाल। मरांडी बताया अपने क्षेत्र में उन्होंने जनता के लिए क्या किया काम। सांसद रविशंकर प्रसाद पहुंचे पीएमसीएच अस्पताल। सांसद ने की हॉस्पिटल के कार्यों की समीक्षा, पत्रकारों के सवालों का दिया जवाब। झारखंड में खोला गया ऑक्सीजन बैंक। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन। मौके पर से कांग्रेस के कई दिग्गज रहे मौजूद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी से एक सवाल पूछा और उसका जवाब मांगा। रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन ली है या नहीं, और अगर ली है तो वे कहां पर लिया है, इसकी जानकारी दे। मैं आपसे एक अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा और आपको उचित लगे तो चलाइएगा कि कोविड की वैक्सीन को लेकर बहुत सवाल लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता तो रोज करते हैं। तो आज पटना के पत्रकार मित्रों के माध्यम से एक सवाल मुझे उठाना है, क्या राहुल गांधी जी ने अभी तक टीका लगाया है, वैक्सीन लगवाया है? मैं गंभीरता से उठा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने ले लिया, हम लोगों ने ले लिया, देश की जनता लगभग 19.5 करोड़ ले ली। तो राहुल गांधी जी ने टीका लगवाया है क्या, वैक्सीन लगवाया? अगर लगवाया है तो कहां लगवाया? मैं आपसे एक अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा और आप कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बिहार में सबसे ज्यादा पटना के लोग संक्रमित हुए हैं। पटना के लोगों की सबसे ज्यादा इस बीमारी से मौतें हुई। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचने के बाद आज पीएमसीएच अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर हॉस्पिटल के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और पत्रकारों द्वारा केंद्रीय मंत्री सह पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद से जब ये सवाल पूछा गया कि पूरा कोरोना संक्रमण काल में वे जनता से दूर रहे, आखिर इसकी क्या वजह रही, तो रविशंकर प्रसाद ने अपनी मजबूरियां बताते हुए और प्रशासनिक अनुमति न मिलने की बात कह डाली। नहीं है ना, लॉकडाउन है, इस बात को समझिए आप। सर, पटना की जनता आपसे बहुत आशा कर रही थी इस दौरान कोरोना काल में आपकी उपस्थिति रहेगी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं रोज दिल्ली से मॉनिटर करता था, पटना में आया यहाँ से मॉनिटर करता था। 4-5 बार सर बात किए हैं और इनके जो बाबू हैं मैं रोज सहयोग करता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन क्या समझते हैं, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आऊँ क्या, लेकिन जब लॉकडाउन है तो मुझे उसके नियमों का पालन करना है। क्योंकि मैं मंत्री बना गए थे सर कोरोना को लेकर। एक क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ और कानून मंत्री भी हूँ। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार किया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने इस कोरोना काल में अच्छे प्रबंधन के साथ बढ़िया कार्य करके दिखाया है, जिसकी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रही है। प्रश्न उठाने से पहले बाबूलाल को यह भी बताना चाहिए कि बाबूलाल ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ किया है। बाबूलाल जी को मैं बड़ा ही सम्मान करता हूं, मगर बार बार ऐसा सवाल उठाना जिससे हमेशा विरोधाभास हो। जब सरकार अच्छी काम की, इतने बढ़िया प्रबंधन के साथ इस कोरोना काल में सरकार ने इस राज्य की जनता को सुविधा मुहैया कराया और लोग स्वस्थ भी हुए, जिसका पूरे देश में नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है कि अच्छा प्रबंधन, अच्छा मैनेजमेंट के साथ झारखंड की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने कार्य को किया है। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सह प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कुमार राजा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन रांची में ऑक्सीजन बैंक खोला गया। ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया।
इस अवसर पर मुख्य रूप से झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी स्पष्ट है, स्वास्थ्य मंत्री स्पष्ट है, आप सभी स्पष्ट हैं कि 18+ को हम वैक्सीनेशन फ्री देंगे। आज सरकार ने तय किया 300 रुपये प्रति डोज, लेकिन हमारी सरकार ने घोषणा की कि हम दे दें, हम खरीद रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन कंपनियां पूरा कर नहीं पा रही। जो हमारा हॉर्स ट्रेडिंग मामले को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर गंभीर आरोप लगाया गया। वहीं उन्होंने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और पूर्व विधायक निर्मला देवी को प्रताड़ित करने का भी आरोप रघुवर दास पर लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार में रहते उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर मेरे पिता, माता और भाई को पूरी तरह से फंसाकर राज्य बदर और जेल भेजने का कार्य किया था। और कांग्रेस की सरकार बदले की भावना से राजनीति नहीं करती है, कानून अपनी जांच कर रही है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। बदले की राजनीति कर रही है, आपसी रंजिश की राजनीति कर रही है, उनपे बदले की भावना से उनके ऊपर केस में उनका नाम डाला गया, जबकि आप सभी को पता है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आदेश था और आज नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी आदेश दिया था कि पीसी एक्ट के तहत इन सारे लोगों पे केस किया जाए, FIR दर्ज किया जाए। और वो मुख्यमंत्री थे तब वो अपने आप को बचाते रहे और हम सबको प्रताड़ित करते रहे। मेरे पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास है, मेरे पिताजी पे लगातार दबाव डालते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, लोग देते रहे, तरह तरह के लोग देते रहे, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू वो कभी भी उनके डर पे या फिर उनके विरोध पे नहीं गए और हमेशा पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति समर्पित रहे, ईमानदारी पूर्वक लड़ते रहे। तो बड़कागांव विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने पूर्व विधायक निर्मला देवी को भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला हॉर्स ट्रेडिंग का है। साथ ही उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से अपील भी की है कि इस पे जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को ट्वीट करते हुए बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बेहतर और अद्वितीय कार्य से कोरोना में कमी लाने के लिए नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं, सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गांव के उप स्वास्थ्य केंद्रों तक उन्हें व्यवस्थित करने की जरूरत है। कोरोना महामारी को लेकर यूपी में आंशिक लॉकडाउन चल रहा है, जिससे कि लोगों को आम जरूरत की वस्तुएं के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशन में जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सहयोग से सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, जिससे कोई भी भूखा न रहे। जिले में चल रही इस रसोई की वजह से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन मिल रहा है। रसोई हम चला रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश कि जो भी परेशान है, निराश है, हताश है, समाज का कोई भी व्यक्ति जो उपेक्षित है, उसकी सहायता के लिए समाजवादी सदैव खड़े रहे हैं। उसी क्रम में आज भी हम लोग खड़े हैं। आज लॉकडाउन की स्थिति है, सारे भोजनालय, सारे चाय पान की दुकानें बंद हैं। जो यहाँ रोगी दूर दूर से भर्ती हैं, उनके तीमारदार भूखे रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम समाजवादियों ने आज 10 दिन से रसोई कार्यक्रम चला रखा है। बड़ी संख्या में हम लंच पैकेट बनवा रहे हैं। कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? रोज कम से कम 300-350-400 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लोग हम इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, लोग आते हैं और क्या नाम उनकी भोजन की व्यवस्था हम करते हैं। और भोजन के साथ साथ और भी जो भी आवश्यक है, चाहे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, हम तो यहाँ तक अगर कहीं ऑक्सीजन की कमी हो तो हमारे समाजवादी साथी ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था करें।
कोरोना के बढ़ने के कारण करीब 1 महीने से बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में न्यायिक कार्य नहीं हो रहे हैं और यही कारण है कि किसी भी केस की सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण लोगों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पर उच्च न्यायालय ने वर्चुअल मोड में जमानत पर सुनवाई का आदेश दिया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। 31 मई से बिहार से भी व्यवहार न्यायालय में भी वर्चुअल मोड में जमानत की अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। इसी कड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी ने न्यायालय परिसर पहुंचकर सोमवार से वर्चुअल मोड में शुरू होने वाले कार्यों का जायजा लिया। हाँ, कोर्ट तो अर्जेंट वर्क के लिए खुला है। जैसे हमारे यहाँ रिमांड, अब तक रिमांड ही हो रहा था, लेकिन हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि नहीं, अर्जेंट मैटर में बेल भी है, जो केवल जेल ही जाना ठीक नहीं है। इसलिए आज से हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं और सोमवार से हमारे यहाँ बेल पिटीशन होंगे और वर्चुअल मोड में उनकी सुनवाई होगी, जिससे कि हमारे यहाँ जेलें जो हैं वो क्षमता से ज़्यादा काम कर रही हैं। वही यास तूफान ने अपना कहर जमकर बरपाया है। इस तूफान ने कई लोगों को बेघर कर दिया तो कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सीतामढ़ी में भी यास तूफान का असर देखने को मिला, जहां बेलसंड प्रखंड के चंदौली के पास बागमती नदी पर बना चचरी पुल देखते ही देखते नदी में समा गया। जिस वक्त चचरी पुल नदी में समा रहा था, उस समय कई लोग पुल को पार कर रहे थे। वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह लापरवाही कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेलसंड के चंदौली में पिछले लंबे समय से पुल का निर्माण नहीं हुआ है। नदी में जब पानी रहता है तब लोग नाव के सहारे इस नदी को पार करते हैं, लेकिन पानी कम होने पर लोग चचरी पुल का निर्माण कर अपना आना जाना करते हैं। बोकारो के चास में एक व्यक्ति ने दूसरे किसी व्यक्ति के पहचान पत्र बैंक में देकर कर्जा ले लिया। उस फर्जीवाड़ा का खुलासा तब हुआ जब शिव शक्ति नगर निवासी विजय प्रसाद कार लोन के लिए बैंक पहुंचे। बैंक ने पूरे दस्तावेज जमा करवाकर जब नो ड्यूज चेक किया तो विजय प्रसाद पर 2 बैंकों की ओर से कर्ज दिए जाने का मामला सामने आया। वही यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक ने विजय को लोन देने से ये कहकर मना कर दिया कि आपका सिविल खराब है, आपने बजाज फाइनेंस से 16,000 रुपए की मोबाइल और धनी लोन बैंक से 10,000 रुपए का कर्जा लिया है। इसके बाद विजय ने चास थाना में मामला दर्ज कराया और आगे की कार्रवाई करने की मांग की है। यूनियन बैंक में लोन लेने के लिए गए थे तो यूनियन बैंक वाला बोले कि आपका पहले से लोन लिया हुआ है, इसलिए लोन आपको पास नहीं होगा। तो हम बोले कि हम तो लोन लिए नहीं हैं। तो बोले कि हाँ, बजाज फाइनेंस से आप लोन लिए हैं और धानिया बैंक से लोन लिए हैं। तो हम बजाज फाइनेंस में गए, पता किए तो मेरा आईडी लगा हुआ है, लेकिन हुआ फोटो लगा हुआ है जो लिया है उसका, और ICICI बैंक में अकाउंट भी खुलाया हुआ है। तो बजाज वाला से हम अकाउंट नंबर और उसका फ़ोटो लिए और ले आके थाना में दिए। कल विजय प्रसाद के आवेदन पर एक शिकायत दर्ज किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि जब वो कार फाइनेंस कराने के लिए बैंक में गए थे, ब्रांच मैनेजर ने कहा कि आपका सिविल खराब है क्योंकि आप लोन ले चुके हैं और वो जमा किए नहीं हैं। तो इनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर ये अपने ढंग से तहकीकात किए तो कुछ लोगों का नाम इनके संज्ञान में आया, तो इन्होंने आके यहाँ प्राथमिकी दर्ज करवाई है, कांड दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। आम जनता की सेवा और सुरक्षा का ध्यान रखने वाले पुलिसकर्मी खुद ही असुरक्षित है। ये मामला मोतिहारी के अरेराज का है, जहां पुलिस निरीक्षक के कार्यालय का छत टूटकर कभी भी गिर सकता है। बरसात के समय में तो ये कार्यालय कम और तालाब ज्यादा प्रतीत होता है। ऐसे में यहाँ के कर्मचारी किस स्थिति में काम कर रहे हैं आप खुद तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के बने हुए कई साल हो गए, लेकिन आज तक इस बिल्डिंग के ऊपर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया है। ऐसे में ये कार्यालय मौत को दावत दे रहा है।
कैमूर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 2 अवैध हथियार, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। 13 मई को मोहनिया थाना के अंतर्गत लगातार 2 दिन 2 अलग अलग स्थलों पर मोटरसाइकिल की छिनैती की गई थी। इसके आलोक में मोहनिया थाना अध्यक्ष एवं DIO प्रभारी की एक ज्वाइंट टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा लगातार इस दोनों ही केस में कार्य किया जा रहा था। कल देर रात्रि में इसमें इनपुट प्राप्त हुआ। दादर एक गाँव है, उसके अंतर्गत वहाँ के निवासी हैं अभिषेक, जिसके बारे में सूचना मिली DIO की टीम को और थाना अध्यक्ष मोहनिया, जिनके द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया है। देर रात्रि में रेड की गई वहाँ पर। उनकी निशानदेही के आधार पर 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक का नाम रोहित है, अमन है, दिव्यांशु है, मनीष है। मोतिहारी के रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा थाना क्षेत्र स्थित NH 28 पर तिलावे पुल के पास एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पहले ये उनकी कार डिवाइडर से टकराई और फिर ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। घटना के बाद रामगढ़वा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम के बाद शवों का अंतिम संस्कार कराया गया है। कोरोना महामारी को मात देने के लिए सरकार अथक प्रयास कर लोगों को कोरोना का टीका लेने के लिए प्रेरित कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जगह जगह पर शिविर के जरिए कोरोना का टीकाकरण करने में जुटी हुई है। वहीं सारण जिलाधिकारी ने भी कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस की शुरुआत की है, पर मशरक पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के महादलित टोले में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम टीकाकरण में खाता तक नहीं खोल पाई। कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस बिना टीका लगाए ही वापस लौट आई। टीकाकरण कैंप में कुल 200 लोगों को वैक्सीन देना था, जिसमें एक भी महादलित परिवार के लोग आगे नहीं आए। बड़ी मुश्किल में टीकाकरण था, जिसमें वहां पर हॉस्पिटल के जितने टीम थे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लास्ट कोशिश करने के बाद इनको समझाए हैं, बहुत कोशिश की है कि इनको टीका लिया जाए। इस टीका लेने के चलते कोरोना जो है बीमारी जो फैला हुआ है वायरस दूर हो, मगर कोई ने टीका नहीं लिया। बोला कि नहीं टीका हम लोग नहीं लेंगे, कोई बात होगा कि इन लोगों को अफवाह हो गया, पहले से कि टीका लेने के बाद आदमी मर जा रहा है 2 महीने 3 महीने के बाद। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में कोयले का अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। वहीं पुलिस ने 25 बोरा कोयला लदा एक चाइना ट्रॉली को बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में एक वाहन चालक को भी पकड़ा है। वहीं इस संबंध में दुमका SDPO नूर मुस्तफा ने बताया कि 25 बोरा कोयला जब्त किया गया है और गिरफ्तार चालक से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। वरीय पदाधिकारी के निर्देश अनुसार जो है कि थाना प्रभारी के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन के लिए छापामारी किया गया था उसके विरोध में, जिसमें से चाइना गाड़ी 25 बोरा कोयला लगा पकड़ा गया है और उसके चालक मनान अंसारी, उनको भी साथ में गिरफ्तार किया गया है और उसी क्रम में हम लोग ये करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। इसमें सर केवल चालक ही कि और कोई गिरफ्तारी है? नहीं, चालक की सिर्फ गिरफ्तारी है, बाकी कोई अगर इसमें और भी लोग संदिग्ध है तो अनुसंधान के क्रम में सामने आएगी बात, तो फिर बाद में पुष्टि की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? ये मटिया जोड़ी के आसपास में झिगरा और मटिया जोड़ जगह का नाम, उसी के बीच में पुलिया के पास से चाइना गाड़ी को। यास तूफान ने किसानों पर कहर बरसा दिया है। पिछले 48 घंटे की बारिश से खेतों में तैयार फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नई फसल को तैयार होने में करीब 4 महीने का वक्त लगता है। उस दौरान किसान दिन रात मेहनत कर फसल को तैयार करते हैं। ऐसे में तूफान से हुई क्षति की भरपाई कर पाना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है।
किसान पहले से कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की मार झेल रहे थे। ऐसे में जब लॉकडाउन खुलने की उम्मीद जगी तो तूफान ने किसानों की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब ऐसे में किसानों का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। के कारण सारे फल सब्जी बर्बाद हो रहे हैं और हम लोगों को मार्केट बेचने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण मुसीबत ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी पूंजी लगा हुआ था वो सारा पानी के कारण बर्बाद हो गया। कोरोना काल में जहां लोग मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, वहीं रांची की रहने वाली एक समाज सेवी बबीता वर्मा सिंह लॉकडाउन के दौरान पिछले 23 अप्रैल से हर दिन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले और अस्थायी लोगों को निःशुल्क भोजन करा रही है। बबीता वर्मा सिंह घर में खुद खाना बनाती है और भूखे लोगों को अपने हाथों से परोसती भी है। बबीता वर्मा सिंह का कहना है कि भूखे को भोजन कराना बहुत ही नेक कार्य माना जाता है। बताते चले कि इस महामारी के दौर में बबीता वर्मा सिंह और इनके जैसे कई लोग हैं जिनके कोशिशों से जरूरतमंदों को काफी सहायता मिल रही है। लोगों के बीच भोजन वितरण कर रही हूँ। लॉकडाउन जब से हुआ है तब से मैं खुद के हाथों से खाना बनाती हूँ और लोगों के बीच वितरण करती हूँ। और पिछले लॉकडाउन भी मैंने पूरे लॉकडाउन लोगों के बीच सेवा दी थी, क्योंकि पिछले बार जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था तब हम गए थे लोगों के बीच में, समाज के अंतिम व्यक्तियों के बीच में, और हमने कहा था कि कल लॉकडाउन है, आप लोग बाहर नहीं निकलिएगा। तो जो लोग रास्ते में थे वो लोग बोले हम लोग तो रास्ते में ही रहते हैं, हम लोग बाहर क्या निकलेंगे, पर हम लोग खाएंगे क्या। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। उनका आरोप है कि मरीज के इलाज में लापरवाही की गई। परिजनों ने इलाज में अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के आईसीयू वार्ड में तोड़फोड़ भी की और एसी समेत कई मेडिकल उपकरणों को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, परिजनों और स्वास्थ्य कर्मी के बीच जमकर मारपीट भी हुई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ लिया। तो मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा और आपको बता दें उनका आरोप है कि मरीज के इलाज में लापरवाही की गई और परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए आईसीयू वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की। पेशेंट भर्ती है अस्पताल में जी, तो सीरियस 15 तारीख से भर्ती है। उनके सीरियसनेस के बारे में बार बार बताया जा रहा है। उनमें से एक लड़का आया और भीतर जाके गार्ड लोगों को भी बेइज्जत किया, गाली गलौज करके भीतर में से मना करने के बाद भी जाके भीतर पेशेंट सिस्टर से लड़ाई करने लगा, जब स्टाफ काम कर रहे थे उनसे लड़ाई करने लगा। लड़ाई करने के बाद जाकर वहाँ जो कुर्सी लगा हुआ है उसका शीशा उसको तोड़ दिया, जो आपने देखा है। निकल के फिर बाहर आके इसी तरह सारे गार्ड से उलझ गया वो। उसके बाद उसके साथ एक लड़का है जो एक डंडा लिए हुआ मोटा सा, वो डंडा लेके लग रहा था कि हम लोग को मार देगा। हम लोगों ने उसको समझाया, समझाने के बाद भी जब नहीं सुना गार्ड साहब लोगों ने उसको पकड़ कर पुलिस में हैंडओवर कर दिया। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में यास तूफान का प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के पानी से अनुमंडल कार्यालय परिसर, व्यवहार न्यायालय परिसर, प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अनुमंडलीय अस्पताल परिसर झील में तब्दील हो गया है। आवश्यक काम से आने जाने वाले लोगों और कर्मियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई खेतों में भी पानी भर जाने से फसलें बर्बाद हो गई है। मधुबनी जिले के नगर परिषद के वार्ड नंबर संख्या 28 का एक मकान चक्रवर्ती तूफान और भारी बारिश की चपेट में आ गया और बस कुछ ही मिनटों में धराशायी हो गया।
वहीं मकान के दीवार को फटते देख घर मालिक अपने पूरे परिवार के साथ घर से बाहर निकल आया था और देखते ही देखते चंद पलों के अंदर मकान ध्वस्त हो गया और घर के सभी सदस्य बाल बाल बच गए। कोरोना के बीच यास तूफान ने आम लोगों के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश और आंधी से लोग परेशान हैं। मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र लोकही मुख्यालय से सटे जहुरी राजा चौक लोखा के कई स्थानों पर बारिश का पानी घरों में घुस जाने के चलते कई घर गिर गए। हालांकि कोई जान माल का खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घर में रखे सभी सामान बर्बाद हो गए। लोग घर छोड़कर दूसरों की जगहों पर शरण लेने गए हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।